दुनिया में इस वक्त एक और तीसरी जंग भी शुरू हो रही है। वो कहां पर है? और दुनिया की सेलिब्रिटीज इंडिया का रुख कर रही हैं वेकेशंस के लिए। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। कहा क्या जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है, तो ये कितना क्रूशल विजिट है। इसकी वजह ये है कि जब हम दुनिया पर नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और ऐसे वक्त में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अगर रशिया जाते हैं तो उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि वो बायलैटरल इश्यूज पर बात करेंगे, ट्रेड पर बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, क्योंकि ये तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता रही हूँ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हाँ ये बातें होंगी। जैसे कि ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर की मुलाकात जो है वो जहाँ सरगेई लावरोव से होगी, वहीं पर और भी ऐसी वहाँ की हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटीज हैं उनसे भी मुलाकात होगी। लेकिन जो टॉपिक्स डिस्कस करने की बात की जा रही है कि जनाब दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी, और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी, और इस वक्त जो दुनिया में जंगें हैं उसके पर बात होगी। यकीनन ये सब बातें होंगी। लेकिन इसी के साथ जब आप नजर दौड़ाते हैं कि इस वक्त सिर्फ यूक्रेन जंग ही नहीं रह गई, अब दूसरी तरफ इसराइल और गजा और हमास की जो जंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ जो रेड सी की हमने आपको खबर दी थी, जिसमें हमने बात की थी कि वहां पर हूतीज या होसीज जो हैं उनके हमले हो रहे हैं। और इसी में यह भी पता चला कि 2 इंडियन बाउंड शिप्स जो हैं उनके ऊपर भी हमले हुए। तो ऐसे वक्त में कि जब सप्लाई चेन्स के रुकने के खदशात पैदा हो रहे हैं, जबकि जो मेडिटेरेनियन और रेड सी है वहां पर जो तिजारत हो रही है, जो ट्रेड हो रही है जिन कंट्रीज के बीच, वहां पर बहुत खतरा पैदा हो गया है। तो उसी में हमें ये भी पता चलता है कि रशिया जो है वो भी इसमें बहुत हद तक इन्वॉल्व है। यानी इन्वॉल्व होने की वजह यह है कि उसकी ट्रेड भी, बहुत बड़ी ट्रेड इंडिया के साथ होती है उन्हीं रास्तों के जरिए। तो क्या सिर्फ बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो सिनेरियो ये कि ये देखा जाएगा कि ये जो इस वक्त रेड सी में चल रहा है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो इंडिया है उसने इसके लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, बल्कि उसके डिस्ट्रॉयर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। काफी इस तरह की जो भी उसने वहां पर अपने भेजा है, अपना जितना भी वो समझता है कि उसकी नजर होनी चाहिए, और बहुत ही गहरी नजर से वो देख रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, वो तमाम इंतजाम जो हैं वो इंडिया ले चुका है पहले से। वो जाहिर है कि उन्होंने तो 2047 तक की मैपिंग की हुई है क्या करना है। तो आप क्या समझते हैं कि जो रेड सी में हो रहा है उस पे उन्होंने उसको रोकने के लिए जो है वो नहीं, काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया होगा? बिल्कुल किया हुआ है। लेकिन सिर्फ रेड सी ही नहीं, जब हम इससे आगे निकलते हैं तो हमें पता ही चलता है कि एक और जंग भी ना शुरू हो जाए। और हुआ कुछ यूं है कि इजराइल ने एक ईरानी कमांडर मौसवी को कत्ल कर दिया है। यानी इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई और ईरानी कमांडर मौसवी के उसमें हलाक होने की खबरें पहुंच चुकी हैं हर जगह। और दुनिया में इस वक्त ये खबर चल रही है कि ईरानी कमांडर मौसवी मारा जा चुका है। इसके ऊपर हिजबुल्लाह को भी एक आग भड़क रही है उनके अंदर, और हिजबुल्लाह ने धमकियां भी दी हैं इसके ऊपर। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ये जो इसराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई और उसमें ये हुआ है, तो इस बिना पर क्या अब ये जंग बढ़ेगी? लेकिन इसमें टर्की का क्या काम है? टर्की का इसके अंदर ये काम है कि टर्की की तरफ से जो कुर्द हैं, जो जिनको वो अलहदगी पसंद ग्रुप्स कहता है, उनके ऊपर सीरिया और इराक में स्ट्राइक की गई है। तो टर्की की तरफ से सीरिया और इराक पर जो स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें भी बड़ी तादाद में, मेरा ख्याल है कि दर्जनों कुर्द उसके अंदर मारे गए हैं, और उसके अंदर भी कमांडर्स के मारे जाने की जो है वो खबरें आ रही हैं। तो ये जो टर्की का वहां पे स्ट्राइक्स करना है, इसमें इराक और दमास्कस जो है उसका भी शामिल हो जाना, सीरिया का इसके अंदर जो है उसके अंदर अगर ये जो है वो स्ट्राइक होती हैं, और उसके बाद ईरान की तरफ से जो है इसके ऊपर भड़क उठना, तो क्या आप नहीं समझते कि इस सिचुएशन में एक तीसरी जंग भी भड़क सकती है? यानी 2 जंगें तो दुनिया में पहले ही लग चुकी हैं, जो कि आप जानते हैं, यूक्रेन और जो इस वक्त हमास और इसराइल के बीच चल रहा है। लेकिन
एक तीसरी जंग जो है उसके आसार हमें अब उस जगह पर उन कंट्रीज में नजर आ रहे हैं जिसमें टर्की, इराक और सीरिया और फिर जो वो है हिजबुल्लाह, वो जिस तरीके से ना सिर्फ ये कि इस जंग के अंदर शामिल है हमास और इजराइल के बीच वाली, बल्कि अब वहां पर उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। तो इसके ऊपर भी यकीनी तौर पर इंडिया की भी गहरी नजर है और जो रशिया है उसकी भी बहुत गहरी नजर है। तो रशिया तो पहले ही यूक्रेन की जंग में मुब्तला है, यानी वो तो जाहिर है कि एक फरीक है उसके अंदर। तो दुनिया के ये हालात बदलते हुए हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी, इस सिलसिले में उसके तमाम स्टेप्स जारी हैं। अच्छा, जहां ये वहीं पर ये भी बात याद रखिएगा कि डॉक्टर जयशंकर का जो ये विजिट है रशिया का, उसके बारे में ये भी एक बात है कि इंडिया ने रशिया का जो ऑयल बहुत ही चीप निरखों पर हासिल किया था, लेकिन वो सिर्फ चीप निरखों पर ही, बहुत ही सस्ते दामों ही हासिल नहीं किया था, बल्कि उसमें इंडियन रुपी इस्तेमाल हुआ था। इंडिया जब कोई स्टेप उठाता है, जब कोई बड़ा कदम उठाता है और उसमें वो फैसला करता है, तो उसमें वो ये देखता है कि उसको इसके अंदर क्या क्या फायदे हो रहे हैं, सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं। तो इंडिया ने बहुत फायदा उठाया, आप जानते हैं। इंडिया ने जो है वो ना सिर्फ सस्ते दामों तेल खरीदा रशिया से, बल्कि अपना रुपी देकर खरीदा। उसकी जो ट्रेड हुई थी वो इंडियन रुपी में हुई थी। और आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया जो है अब तक बिलियंस इंडियन रुपीस इकट्ठे कर चुका है, यानी रशिया के पास बिलियंस इंडियन रुपीस हैं और इंडिया के बैंकों में भी जो है वो एसेट्स मौजूद हैं उसके। इस सिचुएशन में जो रशिया जिन हालात में है, क्या वो उन इंडियन रुपीस को खर्च कर सकता है, स्पेंड कर सकता है, कैसे करेगा, क्या सिचुएशन रहेगी, हो सकता है कि इसके ऊपर भी बातचीत हो। ये सब जो है वो बहुत सारी बातें जो बायलैटरल इश्यूज होते हैं, यूनिलैटरल इश्यूज होते हैं, ये सब चीजें तो सामने आती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती हैं, बैकग्राउंड में रहती हैं, और फिर आपको पता चलता जाता है कि ये वाली जो है इस सिमत में भी जो है अब ये फैसला किया गया है कि जाया जाए और ये किया जाए। और वैसे भी देखिए ये जो विजिट है ये तो इसलिए भी कि जो इंडिया और रशिया हैं वो तो डेकेड से अपने जो बहुत ही पुराने साथी हैं, और उनका इंडिया का बहुत बड़ा असलहा जो खरीदा जाता है, जो कि आपको पता है कि वहां से जो मिसाइल खरीदे गए रशिया से, वो ना सिर्फ ये कि चाइना के बॉर्डर पर लगाए गए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए गए, जिस वक्त वो खरीदेगा वो भी हमने आपको खबर पहुंचाई। तो ये सब तो अपनी जगह पर है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी सियासी दल अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ खबर चर्चा में है कि मोस्ट वांटेड हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चुनावी मैदान में उतर रहा है। वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक रिपोर्ट में कहा कि एक हिंदू महिला सवीरा प्रकाश ने भी खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर से चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किया है। वह पहली हिंदू महिला है जो पाकिस्तान में चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान में 16वीं नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा। सवीरा प्रकाश पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने बुनेर जिले में पीके 25 की सामान्य सीट्स के लिए आधिकारिक तौर पर अपना नामांकन पत्र जमा किया है। सवीरा प्रकाश चुनावी मैदान में उतरने को लेकर काफी खुश नजर आती हैं, क्योंकि उनके पिता पीपीपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। कौमी वतन पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता सलीम खान ने पाकिस्तान स्थित अखबार द डॉन से बात करते हुए कहा कि सवीरा बुनेरा से सामान्य सीट पर आगामी चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने वाली पहली महिला है। सवीरा प्रकाश ने 2022 में एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने बुनेर में पीपीपी महिला विंग की महासचिव के रूप में कार्य भी किया है। वह महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करने और उनके अधिकारों की वकालत करने के साथ साथ उनके लिए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ती रही है। उनका कहना है कि अगर वह चुनी गई तो क्षेत्र में महिलाओं के लिए खास तौर पर ऐसे काम करेंगी जिससे वह उलझनों से आजाद होकर आगे बढ़ सके। सवीरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मानवता की सेवा करना उनके खून में है और उन्होंने सरकारी अस्पतालों के खराब प्रबंधन को करीब से देखा है। वह इसे बेहतर करने का प्रयास करेंगी।